दोस्तों नमस्कार। जब पहली बार कॉरपोरेट टैक्स माफ किया गया तो यह सोचा सरकार ने कि अब भारत की इकोनॉमी में गति आ जाएगी। यह सोचा गया कि अब इस देश में रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि कॉरपोरेट से जो बातचीत टैक्स माफी को लेकर हुई उसके पीछे की सोच यही थी कि इस देश में रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं आ पा रहा है। और सरकार ने उस दौर में माना भी कि दरअसल पीएसयू के जरिए यानी इस देश में सरकार नौकरी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है और वह चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में और खास तौर से रोजगार पैदा करने वाली स्थितियों को लेकर वह संवेदनशील होगा। 1,40,000 करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए गए। टैक्स कम हो गया, लेकिन बावजूद इसके इकोनॉमी ने कोई गति पकड़ी नहीं। और यह सवाल तब बड़ा हो गया, क्या वाकई इस देश के भीतर वो कॉरपोरेट हो या आम आदमी हो, ऐसी स्थिति किसी की नहीं बची है जहां पर उसे अगर पैसा कुछ दे दिया जाए तो वो पैसा बाजार में खर्च करने निकल पड़ेगा। यानी स्थिति इतनी भयानक है कि हर कोई उस पैसे को जमा रखना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं पता है भविष्य में क्या होगा। और भविष्य में जो होगा, जिस वक्त कॉरपोरेट टैक्स माफ किया जा रहा था उस वक्त शायद कॉरपोरेट ने भी नहीं सोचा था कि जिन रास्तों से वो अपने नेटवर्थ को बढ़ाते हैं, संकट वहां भी 2, 3, 4, 5 सालों में मंडराने लगेगा। तो आज जब आप भारत की इकोनॉमी के मद्देनजर इस देश में नीति आयोग के पोस्टर देखते हैं और वो लगातार बतलाता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी शानदार है, इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स घूम घूम कर जब ये बताते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो उसके पीछे का सच है क्या? उसके पीछे का सच क्या वाकई इस देश में अब कोई रोजगार पैदा ना कर पाने की स्थितियां हैं? उसके पीछे का सच क्या इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कहीं ज्यादा और डूबना है? उसके पीछे का सच क्या भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया भर में जो भी माल, अब उसमें कमी आने वाली है? और बदलती हुई विश्व व्यवस्था में भारत खड़ा कहां पर होगा, यह भारत की इकोनॉमी नहीं बल्कि भारत के जो मल्टीनेशनल कंपनियां और जो कॉरपोरेट है, पहली बार उन पर संकट मंडराने लगा है। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें एशियन मार्केट के बीच भी अगर ध्यान दीजिएगा तो इंडोनेशियन रुपया के बाद भारत की ही करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे गई है। और यही वो परिस्थिति बतलाती है कि भारत ने डॉलर बेच बेच कर कैसे रुपए की कीमत को बरकरार रखने की एक ऐसी कोशिश की जो सफल हो नहीं सकती थी। और दुनिया भर से जो भी पैसा आ रहा था इस दौर में वो बंद हो चुका है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या देश के भीतर जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जिस रूप में चलाया जा रहा है और उस इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर जो फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट देता है, नीति आयोग जो बतलाता है, वो सिर्फ सब कुछ हवा हवाई है? ये सारी चीजें हो सकता है आज आपको चौंका दे, लेकिन सच शायद इससे भी ज्यादा बड़ा त्रासदीदायक है। यह क्यों है ऐसी स्थिति? एक क्षण के लिए एक एक चीज देखते परखते चले जाइए और जरा सोचिए। सरकार ने बजट पेश किया और उस बजट पेश करने के दौरान ही उसने खुले तौर पर यह मान भी लिया और लिख भी दिया कि देखिए, हमारे पास मार्च यानी जो महीना अभी चल रहा है, मार्च 2025 तक इंटरनल कर्ज जो है और जो दूसरी लायबिलिटीज है वो तकरीबन 175 लाख करोड़ की होगी। जो एक्सटर्नल डेब्ट उसके साथ जो जुड़ता है, यानी जिसको केंद्र सरकार अपने अधीन करती है, वो तकरीबन 6,18,000 करोड़ होगा। यानी मार्च 2025 तक भारत के ऊपर का कर्ज 181 लाख करोड़ होगा। यानी 175 लाख करोड़ इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट 6,18,000, 181 लाख करोड़। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई उपाय हो। खुले तौर पर हमने मान लिया कोई उपाय नहीं है और अगले बरस जब हम आपसे मार्च में मिलेंगे तो यह 196 लाख करोड़ होगा।
196 तो लिखा गया क्योंकि पिछली बार जब लिखा गया था तब उसमें माना गया था कि भारत का ओवरऑल कर्ज जो होगा 175 लाख करोड़ होगा, जो कि इस मार्च में अब सामने आ रहा है 181 लाख करोड़ होगा, और अब 196 लाख करोड़ मार्च 2026 का लिखा गया है, तो जाहिर है वो 200 लाख करोड़ पार कर चुका होगा। और बकायदा उसमें नंबर्स लिखे गए, जैसे अभी के नंबर बहुत साफ है कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, कितना हमारे संख्या के लिहाज से जो इंटरनल डेब्ट है, जो राज्यों की भी हिस्सेदारी है, 190,14,852 करोड़, एक्सटर्नल डेब्ट 6,63,920 करोड़। अब यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है। भारत जब इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ है और उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सटर्नल कर्ज जो डॉलर की शक्ल में और दुनिया भर से जो पैसा अलग अलग जगहों से उठाया गया वो कितना है, सरकार ने आखिरी डाटा पिछले बरस का ही जारी किया हुआ है, वो बतलाता है 712 लाख करोड़ के हिसाब से अगर गिनिएगा तो यह तकरीबन 711.8 बिलियन डॉलर है, जिसको रुपए में तब्दील कीजिएगा तो यह 62 लाख करोड़ है। जिस समय 2014 में यह सरकार आई थी उस समय 252 बिलियन डॉलर था, जो बढ़ते बढ़ते 711 बिलियन डॉलर पार कर गया। यानी हमारे यहां का जो फॉरेक्स रेवेन्यू ग्रोथ भी है उसको भी अगर देखिएगा तो वो 91% आता है, जबकि उससे पहले अगर आप मनमोहन सिंह के दौर में चले जाइएगा तो वो 200 प्लस की रफ्तार से आएगा। जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ है इस दौर में और उस दौर में भी याद कीजिएगा तो वह भी लगभग 3 गुने का अंतर है। इस दौर में असमानता बढ़ी है, लेकिन इस दौर में कॉरपोरेट के नेटवर्थ की रवानगी मनमोहन सिंह के कालखंड से बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पीरियड के अगर 125 कॉरपोरेट थे तो इस दौर के सिर्फ 15 या 20 कॉरपोरेट है जिनका नेटवर्थ बढ़ रहा है। उस समय 125 कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ता था जो लगभग 50 से 75% पे रेंगता था। इस दौर में लगभग टॉप 15 to 20 कॉरपोरेट जो हैं उनका नेटवर्थ जो रेंगता है वह मिनिमम 125% से लगभग 300% तक बढ़ता है। तो क्या इकोनॉमी को नहीं बल्कि इस देश के लोगों को सरकार संभाल रही है कि देखिए आप ही को चलाना है? तो एक हिस्सा तो वो था जब टैक्स कॉरपोरेट का माफ ये सोचकर किया गया ये कुछ इकोनॉमी में डालेंगे, कुछ रोजगार पैदा करेंगे, नहीं हो पाया। दूसरी परिस्थिति सरकार लेके आई कि अच्छा आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमें इंटर्न के तौर पर ही रख लीजिए, हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दीजिए। उसका भी रिजल्ट जो निकल कर आया पता चला 5.6%, यानी 94.4% नेगेटिव है ही नहीं बच्चे। जबकि देश में हर कोई इंटर्नशिप भी मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इंटर्नशिप में मिलने वाला पैसा और मुद्रा योजना के जरिए मिलने वाला पैसा दोनों में व्यापक अंतर है। फ्री में आप बैठे हुए हैं तो मुद्रा योजना आपको पैसा दे रही है, इंटर्नशिप कीजिएगा तो आपको सीएसआर फंड से पैसा मिलेगा। यहां भी है घालमेल हो गया, क्योंकि सरकार ने मुद्रा योजना का डाटा तो दिखला दिया लेकिन सीएसआर फंड में कितना इंटर्नशिप में पैसा दिया गया यह गायब कर दिया। और जिसको मुद्रा योजना में पैसा दिया गया या बांटा गया उसकी तादाद के दायरे में क्या ये इंटर्नशिप वाले बच्चे नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो वो बच्चे क्या दूसरे ग्रह से आए थे जिनको मुद्रा योजना में पैसा बांटा गया? और उनके पास इतना पैसा जो दिया गया, आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तकरीबन 29 लाख करोड़ 29 लाख करोड़ का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं और इस देश के लगभग 48 करोड़ लोगों का आपसे जिक्र कर रहे हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर में है। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर इकोनॉमी के साथ घालमेल हो रहा है, या फिर सरकार ने वो किताब ही बंद कर डाली और अपने मंत्रियों को भेज दिया, जाओ आप खाली बोल कर आ जाओ कि हम कितने महान हो गए हैं और कितने महान होने वाले हैं। सीएसआर की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। उनके भाषण का एक हिस्सा सुनिए, सुनना जरूर चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल देश के रक्षा मंत्री देश की इकोनॉमी के संदर्भ और किन बातों को कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। और इस सच्चाई से भी आप अच्छी तरह अवगत होंगे कि सारे दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट
अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा और तीसरा हमारा कोई देश होगा तो यह भारत होगा। सुना आपने, तालियां भी बज रही थी। ताली बजाने वालों को शायद पता नहीं कि भारत सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि इस दौर में विदेशी फंड आउटफ्लो कम हो गया है, कमजोर हो गए हैं कॉरपोरेट और उनकी कमाई बेहद कमजोर हो गई है। जो ग्लोबल ट्रेड था उसका असर बड़ा व्यापक पड़ चुका है और आने वाले वक्त में और बुरा पड़ने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं है कि भारत को कहां पर अब खड़ा होना है। क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर अब अमेरिका और रूस अगर एक साथ खड़े हैं तो भारत किसके साथ खड़ा है? चीन इस दौर में पाकिस्तान को लेकर रुचि दिखा रहा है तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? मिडिल ईस्ट और ईरान के बीच अमेरिका आकर खड़ा होना चाहता है तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो टैरिफ की स्थिति अमेरिका के जरिए शुरुआत हो चुकी है, उसके असर और इस दौर में संबंधों के मद्देनजर जैसे कनाडा, बांग्लादेश, अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, मिडिल ईस्ट, इन सब के संबंधों को लेकर, और इसमें यूरोपीय यूनियन भी अब जोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों इतिहास रचने का जिक्र हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ कि आपको हमारे साथ व्यापारिक रिश्ते कैसे बनाने हैं, लेकिन जाते जाते खुला हिंट भी दे दिया गया, बिना हमारी कार को आप टैक्स कम से कम ना लेकर जब तक अपने देश में घुसने नहीं देंगे कोई व्यापार आपसे होगा नहीं, यानी आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसे वालों के सामने कितना बड़ा संकट है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मत देखिए, देश के भीतर देख लीजिए। रिलायंस, टाटा, अंबानी यानी अडानी, अंबानी, अडानी और टाटा, एसबीआई और टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और वेदांता, सबकी स्थिति अगर नाजुक हो चली और कमाई की दृष्टि से यह माना गया कि दरअसल कॉरपोरेट की कमाई इस दौर में बेहद कमजोर है, तब यह सवाल तो कोई भी पूछेगा तो फिर सरकार की बुक क्या कहती है? सरकार की बुक दरअसल टैक्स पे ही चल रही है, इसको मान लीजिए। और पहली बार सरकार इस बात को समझ नहीं पाई कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट को साथ रखने के लिए दुनिया के तमाम देशों में जो टैक्स नहीं लगता है, भारत ने कमाल कर दिया और वह भी टैक्स अपने यहां लगा दिया। 200 देश दुनिया के, एक क्षण के लिए आप सोचिए, 200 देश दुनिया के, और किसी भी देश में वहां पर जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन भारत में लिया जाता है। और दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है वो सोवियन बॉन्ड का है, सोवियन फंड जो होता है उसका होता है, पेंशन फंड होता है उसका पैसा होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के पैसे होते हैं। और इसके बाद बहुत सारे जो सबसे ज्यादा रिच पर्संस होते हैं, जिसको हाई नेटवर्क लोग हम लोग कहते हैं, वह भी पैसा लगाते हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में इन पर टैक्स लगता नहीं है, हमारे यहां लगता है। क्यों? क्योंकि हमको जीएसटी भी वसूलनी है। तो ये आरोप भी लग जाएंगे कि जनाब आप कॉरपोरेट से तो टैक्स नहीं ले रहे हैं, हम पे लगा रहे हैं। और फिर आप कॉरपोरेट के हवाले पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कर देते हैं कि आप ही को इकोनॉमी चलानी है, हमको थोड़ी देर के लिए फ्री कर दीजिए, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम इस दौर में सिर्फ मुद्रा योजना की तर्ज पर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ही कर पाएंगे। और इसके बाद हम बताएंगे भी नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर कितने छेद कैसे हो चुके हैं। तो उन छेदों को छुपाकर हम एक डाटा रखेंगे और नीति आयोग का इस डाटा को देखना चाहिए, जो अभी भी 2014 से ही तुलना करके 2024-25 की हकीकत इस रूप में बताना चाहता है कि देखिए हमारी ग्रोथ रेट देखिए कितनी आगे बढ़ गई और हम कैसे इस दौर में आगे चले गए। हालांकि वो इस दौर में वो सब कुछ छुपा लेता है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ 5.7 है, मनमोहन सिंह के दौर में 8.1 थी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.31 है, जो उस वक्त 14.95% थी। रियल जीडीपी ग्रोथ 5.9 अभी है, उस वक्त 6.8। सब चीज छुपा के एक पर्चा जारी कर दिया जाता और बताया जाता है, सारे मंत्रालय में भेज दिया जाता है और सारे मंत्री संतरी उसी की बखान करने निकल पड़ते हैं। तो पहले पर्चा भी देख लीजिए।
तो नीति आयोग के इस पर्चे के आसरे भारत के तमाम सरकारी मंत्रालय और मंत्री बाखूबी बाजार में निकल जाते हैं बतलाने के लिए। लेकिन हम आपके सामने आज 10 बड़े सवाल इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि 10 बड़े क्षेत्रों के भीतर की हकीकत क्या है, यह अगर आप जान लेंगे तो आपको पूरा खेल फ्रॉड लगने लगेगा। शुरुआत हमें लगता है इस देश के भीतर कॉरपोरेट से ही करनी चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट अभिन्न अंग सरकार की नीतियों का है, या फिर सरकार की नीतियों के केंद्र में कॉरपोरेट ही खड़ा है। यह कौन सी स्थिति है इस देश के भीतर जीडीपी ग्रोथ ऊपर है, दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी हम हो जाएंगे, दुनिया में विकसित राष्ट्र कहलाने की दिशा में हम बढ़ जाएंगे, लेकिन कॉरपोरेट का अपना नेटवर्थ इस देश में रोजगार दे पाने की स्थिति में दुनिया के टॉप 100 कंट्रीज की तुलना में सबसे नीचे है। जो भारत में रोजगार उस नेटवर्क को संभालने और रोजगार देते हुए काम करने की स्थिति में आता है, वो भारत में सबसे कम है। यानी पहला मैसेज है, कॉरपोरेट अगर भारत में 100 रुपए खर्च करके जो नौकरी देता है, अमेरिका में या विकसित देशों में या यूरोपीय यूनियन में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, वहां पर जो रोजगार मिलता है वो एवरेज 50 से ऊपर रहता है। अगर 100 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, 100 एक एवरेज रकम हम आपको सिर्फ बतला रहे हैं। भारत में 100 रुपए खर्च करके 2 लोगों को रोजगार दे पाता है कॉरपोरेट। भारत की जनसंख्या के लिहाज से यह सिर्फ 2% है और दुनिया के तमाम विकसित देशों में यह 55% के ऊपर है। तो कॉरपोरेट की उपयोगिता भारत में कितनी हुई, यह पहला सवाल, जो इस देश के विकास दर से जिसका कुछ लेना ही देना नहीं है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो भी वेलफेयर योजना है उसका झटके में नीचे आइए। कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला खर्च और उस कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी हुई कंपनियों को होने वाला लाभ, वो बीमा योजना हो सकती है, वो फर्टिलाइजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर सरकार कहती है लोगों को मिलते हैं 25 पैसे 75 पैसे लेकर उड़ जाती है प्राइवेट कंपनी। यह है सरकारी हिसाब किताब वेलफेयर योजना का, जिसको दिखाया जाता है कि देखिए वो 1 रुपया पूरा रुपया पहुंच गया, वो पूरे रुपए के भीतर में 75 पैसे कॉरपोरेट कंपनियों का योगदान होता है, उनके पास चला जाता है, 25 पैसा जनता के पास जाता है। यह इस देश का दूसरा सच है। तीसरा सच, इस देश की जितनी यूनिवर्सिटीज है, जो भी एजुकेशन का पूरा प्रोसेस है, उस दौर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है भारत के भीतर, उनका जो मुनाफा है वो मुनाफा इस देश के एजुकेशन बजट की तुलना में 3 गुना ज्यादा है टैक्स देने के बाद। और भारत का कुल एजुकेशन का बजट विद स्टेट्स, वो सारा बजट मिला दीजिएगा तो उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कमाई है। यानी एजुकेशन के क्षेत्र की असमानता, उस एजुकेशन से मिलने वाला रोजगार और उसके बाद उसको रोजगार भारत में ना होने पर उनको छोड़ने की तादाद इस देश को लेकर, यानी हमारे पास चौथा सवाल उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। इस देश के भीतर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए जो माइंड को रोक पाए, इस देश के भीतर हायर एजुकेशन के साथ लोगों को रोजगार दे पाए, नहीं है। प्रधानमंत्री ने कितने मौकों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया और कहा अब हम जो ग्लोबल मीटिंग होगी भारत उसको होस्ट करेगा, लेकिन भारत की किसी यूनिवर्सिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अभी शुरू हो नहीं पाई है। कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है और जो पढ़ाने वाले थे वो बाहर चले गए। ये चौथा सवाल है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। है पांचवा सवाल, इस देश के भीतर से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या, वो चाहे अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे मजदूर की शक्ल में हो, चाहे व्यापारी की शक्ल में हो, चाहे छात्र के तौर पर हो, चाहे प्रोफेशनल के तौर पर हो। 2010 के बाद 2025 में उस समय अगर 100 लोग जाते थे तो आज 1000 लोग जा रहे हैं, यानी 10 गुना ज्यादा लोगों की तादाद इस दौर में हर फील्ड में बढ़ गई है। रोक पाने की स्थिति में क्यों नहीं, अगर इतना बेहतरीन हमारा नेटवर्क है, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी शानदार इकोनॉमी है, सब कुछ रईसी के साथ है। तो ये पांचवा सवाल। छठा सवाल,
इस देश के हेल्थ सेक्टर को लेकर, हेल्थ सेक्टर के भीतर जो पूंजी लगती है तमाम बजट के साथ बिल्कुल एजुकेशन से जोड़ दीजिए। हेल्थ सेक्टर का बजट जो स्टेट का है, जो सेंटर का है, प्राइवेट सेक्टर में उतनी कमाई टैक्स पेमेंट करने के बाद लगभग 6 गुना ज्यादा है। सिर्फ मुनाफे की रकम हम आपको बतला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल सिस्टम में, और ये जो पूरी आयुष्मान योजना का जो पूरा खाका है, उसमें जो अस्पतालों को लाभ होता है, दिल्ली में आते ही पहली कैबिनेट में इसलिए मोहर लगी आयुष्मान को लेकर क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों को वो पैसा मिल नहीं रहा था, और मरीजों को दिखाना नहीं दिखाना ये एक अलग घपला है। और ये बकायदा सीएजी की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी बता दिया गया था कि एक टेलीफोन नंबर पर कितने लाख मरीजों को देख लिया गया, एक एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर कितने मरीजों को उसके जरिए अस्पतालों ने कमा लिया। ये देश का सच है, तो इसका मतलब एक नेटवर्क काम करता है पैसा कमाने वालों का। इसीलिए 7वां सवाल इस देश के नेटवर्क से जुड़ा है। इस देश के भीतर में जो राजनीतिक सत्ता से जुड़कर, अलग अलग सरकारी योजनाओं से जुड़कर काम करता है, उसको कुछ नहीं होगा, उसको लाभ मिलेगा, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल आपको स्टेबिलिटी देगा। कभी फंड के नाम पर, कभी कार्यकर्ता बनकर, कहीं नारे लगाकर, कहीं भक्ति रस में डूबकर, ये सारे मुनाफे फायदे देगा। इसलिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर सरकार की हर योजना के साथ उस तबके से जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। इसीलिए कोई अस्पताल वाला सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा आयुष्मान से कमाई हो रही है ना, एजुकेशन सेक्टर वाला नहीं बोलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कमाई हो रही है ना। लेकिन इस देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट की है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसका बजट कम हो रहा है, पैसा नहीं है। सरकार ये रोना रोती ही नहीं, बकायदा वीसीज को इसीलिए नियुक्त करती है, आप कुछ नहीं कहेंगे, सारे प्रिंसिपल को संभालिए। ये एक तरीका है। 7वां, 8वीं परिस्थिति, इस देश के भीतर की नौकरशाही, जिसको हर पे कमीशन के साथ पैसे बढ़ जाते हैं और उसके अगल बगल रहने वाले लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो उनकी तुलना में उसकी महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन यह 8वां सवाल नौकरशाही के साथ करप्शन से जुड़ा है, उस करप्शन के साथ जो गवर्नमेंट की इस दौर में क्या जरूरत हो गई, क्योंकि करप्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम का हिस्सा हो गया, और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहां पैसा लेना देना, कैसे कोई भी काम करना है। इसीलिए नौकरशाही सरकार के हक में रहेगी और सरकार अपने साथ रखने के लिए पे कमीशन लागू करेगी। अब होली आ रही है, वहां भी डीए मिल जाएगा। यानी देखिए, धीरे धीरे देश सरकार के साथ सटते जा रहा है और वही देश में तब्दील हो जाएगा। 9वां सवाल, इस देश के भीतर में जो भी पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, जिसमें रेवड़ियों का जिक्र खुले तौर पर किया गया, उसको लेकर सिर्फ बहस और चिंता ही हुई। प्रधानमंत्री ने 16वें भाषण में जिक्र किया रेवड़ियों का जिक्र, लेकिन खुद बीजेपी ने रेवड़ियों के आसरे इस देश को किस रूप में कैसे निकम्मा बना दिया जाए और लोग मेहनत मशक्कत ना करें। लेकिन सवाल दूसरा था, मेहनत मशक्कत करेंगे भी तो उनको काम दे पाने की स्थिति में ना तो पब्लिक सेक्टर है ना प्राइवेट सेक्टर है। तो यह एक नया नेक्सस निकल कर आया जिसने उस दिशा में इस देश की इकोनॉमी को ही डाल दिया। और 10वां सवाल तो उस करप्शन से जुड़ा है, जिस करप्शन में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन और उसके साथ इस देश के न्यायपालिका का भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि किसी को तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में सवाल उठाने ही होंगे, लेकिन सवाल कोई नहीं उठाएगा। सारे सवाल गायब कर दिए गए एक झटके में, यह कहकर कि देखिए नियम कायदे कानून यही है। तो नियम कायदे कानून का जिक्र करते हुए करप्शन भी धूमिल पड़ जाता है। और शायद इसीलिए भारत दुनिया में अपने तरह का अकेला देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनता से टैक्स वसूला जाता है, और टैक्स वसूलने में एक तरह की समानता है, लेकिन उसके ठीक समानांतर सरकारी कामकाज में कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखते हुए एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को डेवलप कर दिया गया, जिसमें इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्थ चाहे नीचे गिरते चले जाएं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा वसूलना और कर्ज दिलाना तो सिखा ही देगी, और वो सिखा भी रही है। कॉरपोरेट के साथ जोड़कर चलने की परिस्थिति खुले तौर पर बतलाती है। तो शायद इसीलिए आखिरी सवाल यही है, क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता इस देश की इकोनॉमी को लेकर
इसीलिए बेफिक्र है क्योंकि उसे पता है जब तक वो है तब तक कर्ज की आवाजाही नहीं रुकेगी। जीडीपी का, कुल जीडीपी का लगभग 83-85% कर्ज में डूबा हुआ है। देश के खजाने में जो फॉरेक्स रिजर्व है वह इस देश में लिए गए कर्ज से कम हो चला है। जो आएगा वो देखेगा, लेकिन जब आएगा तब की देखी जाएगी। शायद इसीलिए मौका सफारी का भी मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।